नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम जागो महाराष्ट्र जागो में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द CSR जर्नल ने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की महाराष्ट्र की जनता को यह बताने के लिए कि सही प्रत्याशी चुनने के लिए क्या पैमाने होने चाहिए, किन बातों को कंसीडर करना चाहिए अपना वोट देने से पहले। तो हमारी कोशिश यह है कि हम महाराष्ट्र की जनता को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल वोटर बना सके। इस खास एपिसोड में एक दो विशेष बातें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला, हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको वोट देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किन पैमानों को क्या कंसिडरेशंस होने चाहिए अपना वोट डालने से पहले सही प्रत्याशी चुनने के लिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कंसिस्टेंसी। जब हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी तो उसमें दो तीन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रत्याशी है, एक बार ध्यान से देखिए कि वो प्रत्याशी जिस पार्टी से अभी चुनाव लड़ रहा है, कितने समय से वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात ध्यान में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आज जब हम कोई भी प्रत्याशी चुनते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम या तो जो प्रत्याशी है उसके विचार और हमारे विचार मिलते हैं, या तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट करता है उसके साथ हमारे विचार मिलते हैं, और मोस्टली यही देखकर हम इस बात का फैसला करते हैं कि हमको किस प्रत्याशी को, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि जो प्रत्याशी आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है वो पिछले 10 सालों से बीजेपी के साथ था। तो यहां आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो प्रत्याशी है, आपको यह जानने की जरूरत है कि 10 साल बीजेपी में रहने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज वो पार्टी चेंज करके कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आज सही प्रत्याशी और सही पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव नहीं किया तो अगले 5 साल तक सिर्फ आपको पछताना है कि मैंने अगर थोड़ा सा होमवर्क कर लिया होता, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया होता तो शायद मैंने सही फैसला लिया होता। दूसरा, आपको देखना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी लीडर है, जो प्रत्याशी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उसकी बातों में और उसकी सोच में कन्विक्शन कितना है। जब हम बोलते हैं कन्विक्शन, उसकी सोच में कन्विक्शन, उसकी बातों में कन्विक्शन, उसके वादों में कन्विक्शन। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, वादे करना बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि जो वादे वो प्रत्याशी कर रहा है, या जिस तरह की बातें वो कर रहा है, या जिस विजन की बात वो कर रहा है, क्या सच में वो वैसा सोचता है, या सिर्फ आज आपका वोट मांगने के लिए इस तरह की लुभावनी बातें आपसे की जा रही हैं। अगर आपने ये दोनों चीजों का ध्यान रखा तो मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूं कि 99% इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप सही प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया हमारा सुझाव कि आपको किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए वोट डालने से पहले। एक बात और जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब हम कंसिस्टेंसी और कन्विक्शन की बात करते हैं, कि थोड़ा पास्ट में जाके देखिए कि जो भी कैंडिडेट अभी है, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पार्टीज के, वो चुनाव जीते या हारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने या हारने के बाद उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना रहा है, आपके दुख सुख में, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल जो इश्यूज होते हैं उनको लेकर वो कितना दिखते रहे हैं, कितना आपके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, ये बात निश्चित रूप से आपको सोचनी चाहिए। अब मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स हैं। ये है महाराष्ट्र विधानसभा 2024 को लेकर मेरा प्रेडिक्शन, कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र कैसा दिखेगा, इस पे मैं अपनी राय आपके सामने आज रखना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे यह लगता है कि महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस और उसके साथ अलायंस में जो पार्टीज हैं जिनको मिलाकर महाविकास अघाड़ी बनी है, करीबन 130 से 135 सीटें जीतकर आने वाला है। अब अगर हम बात करें महायुति की, महायुति बीजेपी और उसके साथ जो अलायंस में पार्टीज हैं उनको मिलाकर महायुति बनी है, जिसकी अभी सरकार महाराष्ट्र में है। मुझे लगता है कि
महायुति की 125 से 130 सीटें आने वाली हैं। अब अगर हम ये इक्वेशन को मान लें कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही होने वाला है, तो इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो जाती है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। अब अगर मैं ये मान लूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है, तो इसके बाद जो दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा। अब कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा तो इसके कौन से 3 प्रबल दावेदार हैं? तो नंबर 1 जिनकी सबसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की, वो हैं श्री बंटी पाटिल। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बाला साहब थोराट और नाना पाटोले जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं महायुति की, क्योंकि सीट्स का जो डिफरेंस है वो बड़ा कम रहने वाला है, बड़ी नेक टू नेक फाइट होने वाली है। अगर ऐसा होता है कि महायुति महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार बनाती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। काफी चर्चा इस बात की है और एक ऑब्वियस जो नाम सारे लोगों के जहन में है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी बन सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्री देवेंद्र फडणवीस जी को सेंटर में पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी और महाराष्ट्र में बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो श्री सुधीर मुनगंटीवार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है, मेरा ऐसा मानना है, श्री एकनाथ शिंदे जी जो फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ मर्ज हो जाएगी। श्री एकनाथ शिंदे जी बीजेपी का ही हिस्सा बन जाएंगे और ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि श्री एकनाथ शिंदे जी को एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक बात और जो मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी चुनाव में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक चेहरा देखकर वोट मत करिए, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि जब सही कैंडिडेट्स का चुनाव, ज्यादा से ज्यादा सही कैंडिडेट्स का चुनाव आप करेंगे तो एक सही कैंडिडेट्स का एक समूह बनेगा। और जब सही कैंडिडेट्स का एक समूह बनेगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपके जो इश्यूज हैं वो शीर्ष तक, टॉप तक, जो आपका किसी भी पार्टी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वहां तक, जो टॉप लीडरशिप है, आपकी सीनियर लीडरशिप है, वहां तक बहुत ही इफेक्टिव ढंग से पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा बार बार आपसे कहना है कि आप अपना, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो आपका नेता है, जो आपके लिए काम करने वाला है, आपके लोकल इश्यूज को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, जिस पे आप निर्भर होने वाले हैं अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए, उसको ध्यान से सोच समझकर चुनिए। आज मैंने जितनी भी बातें आपसे कही हैं, मैं चाहूंगा कि आप शांति से 2 मिनट इन सारी बातों को एक बार सोचिए, समझिए और फिर जो भी फैसला आपको लेना है वो फैसला आपका है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल माहौल बहुत ही खराब रहा है और कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल माहौल की वजह से महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंची है। लेकिन आज मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं वो शायद सुनकर महाराष्ट्र में रहने वाले हर इंसान को कहीं ना कहीं एक खुशी का एहसास जरूर होगा। जो महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ वो महाराष्ट्र ने एक्सपीरियंस किया पिछले कुछ सालों में। 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना 2 गुटों में बंट जाएगी। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि शरद पवार जी की एनसीपी 2 गुटों में बंट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। बट खुशी की बात यह है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे 2 शिवसेना फिर से एक शिवसेना होगी। बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से अलायंस में होंगे। शरद पवार साहब की एनसीपी और अजीत पवार साहब की एनसीपी एक बार फिर से एक होगी। सिर्फ एक एनसीपी होगी, कांग्रेस और एनसीपी एक बार फिर से अलायंस में होंगे और साथ में चुनाव लड़ेंगे। और ये जिस दिन हो गया उस दिन महाराष्ट्र की खोई हुई अस्मिता महाराष्ट्र वापस पा लेगा और एक बार फिर हम गर्व से कहेंगे जय महाराष्ट्र।